नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले खबरों का पोस्टमार्टम। पंजाब में चले ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज बरसी है। आज से 39 साल पहले 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर में दमदमी टकसाल के नेता और खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके अनुयायियों से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। यह ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था क्योंकि पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी जो ताकतें थीं वो मजबूत हो रही थी, खुद को सशक्त बना रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई थी। इसके बारे में उन्हें 31 मई 1984 को पता चला था। उस समय पंजाब अलगाववाद के आग में जल रहा था। स्वर्ण मंदिर पर भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था। तब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की अनुमति दी थी। कहा तो ये भी जाता है, इसमें सत्यता कितनी है ये नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था, क्योंकि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले एक ऐसे शख्स को खड़ा करने का प्रयास था जो उसको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरावाले ने 1982 में चौक गुरुद्वारा को छोड़ दिया था और स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास आकर रहने लगा, जिसके कुछ महीने बाद वो अकाल तख्त से अपने भाषण देने लगा, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने लगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने सैनिकों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते समय हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी पवित्र जगह जाकर उसे बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना ये है कि हम एक बहुत पवित्र जगह की सफाई करने जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व पैराशूट रेजिमेंट के जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बरार कर रहे थे। तीनों की कोशिश थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए, इसलिए उन्होंने रात 10 बजे के आसपास स्वर्ण मंदिर में प्रवेश की कोशिशें शुरू की थी। अकाल तख्त की ओर सैनिक बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में कई कमांडो मारे गए। कमांडो की मदद करने आए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के नेतृत्व में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने दोनों तरफ के मशीन गनों के ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन गोलीबारी एक बार फिर से शुरू हो गई। सरोवर के दूसरी ओर से ये गोलियां चल रही थीं। कर्नल इसरार खान ने सरोवर के पार भवन पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी गई। आप ये समझ लीजिए कि भिंडरावाले की प्लानिंग और किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि सेना के लिए उससे पार पाना मुश्किल हो गया था। अलगाववादी जमीन के नीचे से मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर कर रहे थे, जिससे कई सैनिकों के पैरों में भी गोली लग गई थी। जनरल बरार ने आर्म्ड पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल का फैसला किया, लेकिन यह जैसे ही अकाल तख्त की ओर बढ़ा, इसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया, जिसके चलते मजबूर होकर टैंक का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जाता है कि तब कम से कम 80 गोले बरसाए गए थे। तब जो गोलीबारी, तोप की जो गोलाबारी हुई थी, उसके बाद फायरिंग बंद हो गई। जवानों ने अंदर जाकर तलाशी ली, तब पता चला कि भिंडरावाले की भी मौत इस हमले में हो चुकी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए थे, 249 घायल हुए थे। इसके अलावा 493 अन्य लोगों की मौत भी हुई थी। 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसकी टाइमिंग, रणनीति और जो तरीका था उस पर सवाल भी उठे। ऑपरेशन ब्लू स्टार केंद्र सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच महीनों के तनाव के बाद 1 जून 1984 को शुरू किया गया था। इस हमले में सेना ने टैंक, तोपखाने और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। यह ऑपरेशन 4 दिन चला था और इसमें कई नागरिकों की भी मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन को सही ठहराते हुए दावा किया था कि भिंडरावाले और उसके अनुयायी स्वर्ण मंदिर परिसर का उपयोग राज्य पर हमला करने के लिए कर रहे थे। कैप्टन बरार कौन थे, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के हीरो थे। वे 16 दिसंबर 1971 को ढाका में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय सैनिकों में से एक थे। उन्होंने जमालपुर की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाने के लिए उनको वीर चक्र दिया गया था, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पदक सेना में दिया जाता है।
अब उड़ीसा के बालसोर के ट्रेन हादसे की भी थोड़ी सी आपको बात बता दूं। ये हादसा अब भी लोगों के जहन में है, लोग इसे भूल नहीं पा रहे हैं और कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग भूल भी नहीं पाएंगे। ट्रेन हादसे में अब तक 278 लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है। इनमें से 101 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। हावड़ा के एडीएम बताते हैं कि लाशों की पहचान में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शव ऐसे हैं, कुछ लाशें ऐसी हैं जिन पर कई लोग दावे कर रहे हैं कि ये उनके परिजन हैं। इससे निपटने के लिए डीएनए की सैंपलिंग शुरू करने की बात हुई है। एम्स के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट प्रभास त्रिपाठी बताते हैं कि उन्हें 123 शव मिले थे। इनमें से 64 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी तक 101 शव जो हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है। शव खराब ना हो इसके लिए उनको अलग अलग कंटेनर में रखा गया है ताकि उनका कुछ बिगड़े ना। अब ये 6 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रशासन ने एक साथ मिलकर एम्स भुवनेश्वर में हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। अधिकारी बताते हैं कि अधिकतर पीड़ित पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के रहने वाले हैं। सीबीआई, रेलवे सुरक्षा, जीआरपी ने ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। खुर्दा डीआरएम रिंकेश राय को आशंका है कि उपकरणों के साथ छेड़छाड़ हुई है और वो बताते हैं कि उनका मानना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की भी बू आती है। जो 101 शवों की पहचान नहीं हुई है वही सबसे बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि एक शव पर 10-10, 12-12 लोग दावा कर रहे हैं कि उनके परिजन हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या अब शवों को लेकर है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके परिजन के शव को किसी और को सौंप दिया गया है। एम्स का दावा है कि ऐसा नहीं है, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शवों को दिया जा रहा है। शुक्रवार को यह हादसा हुआ था। इस हादसे में रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। प्रधानमंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा किया था और घायलों से मुलाकात की थी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे के बाद उड़ीसा में मौजूद थे। विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा था कि मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में इन दिनों आदि गुरु शंकराचार्य काफ़ी चर्चा में। दरअसल फिल्म निर्माता आशुतोष गोवीकर ने ये घोषणा की है कि वो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य पर फिल्म बना रहे हैं। तो एकाएक इंटरनेट पर जगत गुरु शंकराचार्य को सर्च करने का जो मामला है वो बहुत बढ़ गया है। इस फिल्म में शंकराचार्य की पूरी जीवन गाथा दिखाई जाएगी। शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य की उपाधि सर्वोच्च है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं बल्कि साक्षात भगवान द्वारा स्थापित है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। माना जाता है कि वे स्वयं शिव के अवतार थे। उनका जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। उनका नाम शंकर रखा गया। बाद में यही गुरु शंकराचार्य कहलाए। शंकराचार्य को जगत गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। शंकराचार्य एक उपाधि है जो हर युग में एक ऋषि को दी जाती है। शंकराचार्य बहुत ही कम उम्र में सन्यासी बन गए थे। शंकराचार्य का निधन सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने लोगों के बीच हिंदू धर्म को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व वेदों के पंडितों ने लोगों के बीच हिंदू धर्म को लेकर कुछ गलत बातें फैला दी थी। उन्होंने वेदों के मंत्रों का गलत अर्थ बताया था, जिससे हिंदू लोग गलत प्रथा पर चल पड़े थे। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की सही चीज़ों का प्रचार प्रसार किया, लोगों को हिंदू धर्म का ज्ञान दिया। शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा को सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने अपने इस अभियान में विरोधी पंथ के लोगों की बातों को भी पूरा सुना और उनको मान सम्मान दिया। आदि शंकराचार्य ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने ही की है। ये सभी मठ आगे चलकर शंकराचार्य पीठ कहलाए। हालांकि इसके अलावा भी देश में अनेक मठ हैं, लेकिन उनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने नहीं की थी। जिन मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, उनमें उनके सभी शिष्य शंकराचार्य कहलाए। सबसे पहले शंकराचार्य मंडन मिश्र बनाए गए थे, जो शास्त्रार्थ में खुद आदि गुरु शंकराचार्य से हार गए थे।
मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी भी चली आ रही है। ये हिंदुओं का सर्वोच्च पद माना जाता है। शंकराचार्य के वेदांत को अद्वैत वेदांत माना जाता है। उनका कहना है कि इस वास्तविकता और अनुभवी दुनिया की सभी चीज़ों से जो जड़ें हैं इनकी हैं वो सब ब्रह्मा से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि अपरिवर्तनीय चेतना है। शंकराचार्य का मानना है कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य ने दुनिया को माया का रहस्य भी समझाया था। जानते हैं उन्होंने कैसे अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, उनका संघर्ष, उनका शौर्य, उनकी वीरता हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत में रानी झांसी से पहले भी एक रानी हुई थी जिन्होंने 8 वर्ष जंगल में गुजारने के बाद अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अपना राज्य वापस आया। मैं बात कर रहा हूं रानी वेलु नचियार की। 1772 का वो दशक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने शिवगंगा पर कब्जा कर लिया था। राजा थेवर अपने राज्य की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे। रानी वेलु अपनी नवजात बेटी के साथ जंगलों में भागने को मजबूर हो गई थी। अपने पति की शहादत के बाद वो 8 वर्ष तक डिंडीगुल के जंगल में रही और मैसूर के शासक हैदर अली की मदद से अपनी सेना बनाने का प्रयास करती रही। रामनाथपुरम के राजा चेल्लुमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति की इकलौती संतान थी रानी वेलु नचियार। उनका जन्म 3 जनवरी 1730 में हुआ था। रानी वेलु नचियार का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ था। उनको अस्त्र शस्त्रों का पूरा ज्ञान था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और स्टिक फाइट, जिसको सिलंबम कहते हैं, उसमें भी ट्रेनिंग वो ले चुकी थी। रानी वेलु को हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी कई भाषाओं का पूरा ज्ञान था। उन्होंने महिलाओं की एक सेना बनाई थी जिसका नाम उदयाल रखा था। एक बहादुर महिला जिन्हें अंग्रेजों की चंगुल से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा था, वो रानी नचियार थी। 8 साल की अपनी जंगल में जो निवास उन्होंने किया था, जो रही थी, इस दौरान उन्होंने अपनी महिला सैनिकों को कई तरह के युद्ध में प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेनिंग दी। इस दौरान रानी के विश्वास पात्र थे मारडू ब्रदर्स, उन्होंने भी उनकी पूरी मदद की। अपनी महिला सेना के साथ रानी वेलु ने धीरे धीरे शिवगंगा प्रांत को जीतना शुरू कर दिया और अंत में किले में घुस गई थी। किले में घुसने के लिए कुइली एक उनकी सहायक थी। उन्होंने प्लान तैयार किया, एक योजना बनाई कि कैसे अंदर जाना है। कुछ महिला सैनिकों के साथ पूजा करने के बहाने ग्रामीण महिलाओं के वेश में वो लोग अंदर गए। एक बार अंदर जाने के बाद उन्होंने सही समय का इंतजार किया और फिर तलवार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से अंग्रेज स्तब्ध थे। कुछ ही समय में निडर महिला योद्धाओं ने पहरेदारों को मार दिया, किले के द्वार खोल दिए। यही वह क्षण था जब रानी वेलु नचियार लंबे समय से इंतजार जिसका कर रही थी, उन्होंने उनकी जो सेना थी, उन्होंने किले में प्रवेश किया और फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस दौरान महिला सैनिक कुइली की नज़र ब्रिटिश गोला बारूद पर पड़ गई थी। उन्होंने मंदिर में रखे घी को अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को आग लगा दी और हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गोला बारूद के उस भंडार में कूद पड़ी, जिससे अंग्रेज सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अंग्रेजों को यह युद्ध हारना पड़ा। रानी वेलु ने स्वतंत्रता से पहले 1780 में अपने राज्य को वापस हासिल करने में सफलता हासिल की थी और शायद वो पहली भारतीय महिला रानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस ले लिया था। अब बुलेटिन। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की गुलाब वाटिका में एक नशा मुक्ति केंद्र चल रहा था। इस केंद्र में एक आदमी ने 2 जून को आत्महत्या कर ली थी। कल इस केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया था। कल ही इस केंद्र में भर्ती बहुत से लोग यहाँ से भाग गए थे। पुलिस उन सभी की तलाश कर रही है। थाना लोनी बॉर्डर पर गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र में जीवन दान वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें पिछले 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में थाना हाजा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 346, 306 और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अन्य धाराओं में। और उसी क्रम में कल नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया। मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लड़के शामिल थे। दोनों लड़के भी नाबालिग हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोदीनगर क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ में 2 नाबालिग लड़कों द्वारा गलत कृत्य किया गया है, जिसका तत्काल ही मोदीनगर पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है।
नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव ने संभव में आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। कुछ शिकायतों का निस्तारण भी हुआ है। नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया। संभव दिवस में इस बार मेयर सुनीता दयाल के शामिल होने की संभावना थी, मगर वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई। संभव प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10 से 2 बजे तक आयोजित किया जाता है। संभव दिवस कार्यक्रम में आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। संभव में अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, शिव पूजन यादव, चीफ इंजीनियर NK चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। आज के संभव कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी, मगर सबसे प्रमुख शिकायत विवेकानंद नगर से आई। यहाँ लोगों ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेन रास्ते पर ही अतिक्रमण करके बाथरूम बना लिया है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि नगर निगम इस प्रकरण की जांच करे और इस अतिक्रमण को हटाने का काम करे। इसके अलावा कूड़ा नहीं उठने, जलकल विभाग की शिकायतें और स्ट्रीट लाइट से संबंधित अन्य शिकायतें भी दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग सांसद ब्रजभूषण सिंह पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इन्होंने कहा कि महिला मोर्चा पहलवानों के समर्थन में है और उनके लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि महिला पहलवानों को न्याय दिया जाए और सांसद ब्रजभूषण पर कार्रवाई की जाए। मोर्चा ने कहा कि 35 दिनों से खिलाड़ियों द्वारा FIR होने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है, इसीलिए अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस प्रकरण में देश में खेलों और विशेषकर महिलाओं की भागीदारी को भारी नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है, इसलिए इस मामले में अब जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। या हम अपने हमारी जो बेटियां हैं वो कल आके प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म पे और या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देख लिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।